हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एनआईएस केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो था एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक्स, जिसको मैंने 3 पार्ट में करके बेहतरीन क्लास दिया है, जिसको पूरा देखने के बाद वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है। और बहुत जल्द एक और वीडियो अपलोड होने जा रहा है इस चैनल पे, जहां आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो चैप्टर 1 का है वो आप देखेंगे कि लास्ट के सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो चैप्टर में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, इसको बहुत ही क्विकली लेकर जाऊंगा। पिछले बार वो वीडियो लंबा हो गया था क्योंकि वो बेसिक था, तो मुझे लगा कि यार पूरी जानकारी देनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैप्टर है पर इसको शॉर्ट वीडियो में सही तरीके से आप तक पहुंचाऊं, और इसके बाद इस चैप्टर में किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी सोल्व करवाऊं। तो आइए फटाफट जानते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप जान रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं रिपीट कर रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम कैसा दिखता है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप देखना तो आपको आइडिया लगेगा, लेकिन अभी मत देखना, अभी पहले चैप्टर पढ़ लेना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम कैसा दिखता है, इसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो हम बेसिक बात सबसे पहले करने वाले हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स? अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताऊं कि पीछे मैंने पढ़ाया था, ये मैटर होता है, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये बना होता है मॉलिक्यूल से मिलकर, और ये किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है एटम से मिलकर। ये एटम से मिलकर बना होता है। यानी कि मैंने बताया था मैटर, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ये जो एटम होता है, ये जो हमारा एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। हम ये कहते हैं कि जो एटम है हमारा, एटम के बाद फर्दर जो 3 पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। राइट, क्लियर हो गया? तो यहां पर मैंने लिखा है पार्टिकल्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। क्या? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई हो गया, प्रोटॉन का पी हो गया, न्यूट्रॉन का एन हो गया। अब देखो, आप कहोगे कि ये तो बहुत छोटा होता होगा। जैसे ये मान लो ये मार्कर है, ये मैटर है, इसको और थोड़ा 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 मैंने काटा, पार्टिकल्स निकल के आ गया। इसको और छोटा किया पार्टिकल्स को, वो मॉलिक्यूल्स दिखा, लेकिन मॉलिक्यूल्स दिखेगा नहीं, उसे हमें क्या देखना पड़ेगा? उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना पड़ेगा। उसके बाद उससे और छोटा एटम, और यार एटम तो बहुत छोटा होता है, इसे इनविजिबल से देख ही नहीं सकते हैं। तो जब एटम इतना छोटा होता होगा तो ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने छोटे होते होंगे? तो सोचने वाली बात है। और जब इतने छोटे होते होंगे, जो दिखाई नहीं देते हैं, तो उनका मास क्या होता होगा? तो उनका मास जो होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। लेकिन जब उसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, तो केजी में कन्वर्ट करने के बाद जो 10 टू दी पावर आता है, वो माइनस में बड़ा पावर आता है। देखो, जैसे यहां पर लिखा है, इलेक्ट्रॉन के अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.109 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31। ये आपका इलेक्ट्रॉन का मास है। प्रोटॉन की मास 1.673 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.675 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, या न्यूमेरिकल में इनका यूज आ सकता है। चार्ज इन बात करते हैं तो चार्ज इन कूलॉम में चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये आपको चार्ज याद रखना पड़ेगा। बेसिकली 1.6 भी याद रखोगे तो भी आपका चलेगा। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। देखो, जो 1.6 है 10 टू दी पावर माइनस 19 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का वैल्यू सेम है, बट इलेक्ट्रॉन में माइनस कर देना, प्रोटॉन में प्लस कर देना। अगर ऐसे रिलेटिव चार्ज की बात करें, रिलेटिव चार्ज कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज हो जाएगा -1, प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? +1, और न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा आपका? 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक मास, दोनों को समझते हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कुछ एलिमेंट्स के बारे में, 1 से लेकर 20 तक, हाइड्रोजन से लेकर हमने कैल्शियम तक चर्चा की थी, और मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है।
तो आज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं एटॉमिक नंबर क्या होता है। पहली चीज दिमाग में ये सेट कर लो, जो सीरीज मैंने बताया था हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 1 होगा। उसके नीचे हीलियम आता है वो दूसरे नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 2 होगा। लिथियम का 3 होगा, सोडियम 11 होगा, मैग्नीशियम 12 होगा। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर जेड होता है, और ये एटॉमिक नंबर जो है आपका किसके इक्वल होता है। तो एक एलिमेंट को जब हम लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और उसके प्रोटॉन के बराबर होता है। मैं यहां लिख देता हूं, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे एटॉमिक नंबर जेड ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतना ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। सोडियम जिसका सिंबल होता है Na। अगर मैं पूछूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे 11 प्रोटॉन होंगे। यानी कि आप एटॉमिक नंबर को देखकर बता सकते हो जो एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है, मैं आपको एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था। जैसे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम था, हीलियम का 4 ग्राम था, सोडियम का था तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना था भाई, सोडियम का एटॉमिक मास आपको मैंने बताया था 23 ग्राम। आप चार्ट अगर आपके पास हो या प्रीवियस वीडियो में देखना मेरा एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अर्थमेटिक्स में, तो मैंने आपको क्लियरली बताया था हर किसी का एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक मास अगर आप समझ लोगे तो क्लियर आपका हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें N+P होता है। ध्यान से देख रहे हो क्या लिखा है N+P होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ये नाभिक होता है, हिंदी में नाभिक बोलते हैं। और इसके बाद ये इनके ऑर्बिट्स होते हैं, इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं। तो जो एटम होता है अभी आप पढ़ोगे बहुत सारे साइंटिस्ट का पढ़ोगे, थॉमसन मॉडल पढ़ोगे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ोगे, बोर्स मॉडल पढ़ोगे, इन सारे साइंटिस्टों के बारे में बताऊंगा। इनमें बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, नहीं अगर रट के भी जाओगे तो वहां नंबर उठा के आओगे, इतना आसान चैप्टर है ये। तो N+P की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ये। तो यदि ये न्यूक्लियस होता है तो यही मास होता है। न्यूक्लियस ही क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस में ही मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, तो एटॉमिक मास मैं रेड पेन से कर देता हूं, एटॉमिक मास इक्वल होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये याद रखना आप, एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आप इसको बोल सकते हो Z+P, क्योंकि सॉरी Z+P नहीं N+Z, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उसी को एटॉमिक नंबर हम लोग बोलते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन हमारा ये है, हाजिर हो जाए क्वेश्चन ये है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, राइट, आपके सामने दिख रहा है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 प्रोटॉन उसके अंदर है, और सोडियम का एटॉमिक मास है 23 ग्राम। कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। ये पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम एटम। सोडियम एटम में बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। क्या आपको दे रहा है, गिवन क्या दे रहा है, आपको दे रहा है इसका एटॉमिक नंबर दे रहा है और आपको क्या दे रहा है एटॉमिक मास दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका क्या लिखोगे सॉल्यूशन इसका, आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे कि हमें पता है एटॉमिक मास A इज इक्वल टू क्या होता है N प्लस कितना होता है Z ले सकते हो, P ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो A पता है कितना है, A 23 है, N नहीं पता है, प्लस P कितना है 11 है। यानी यहां से जो N की वैल्यू आप निकालोगे वहां साइड में लिख देता हूं, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12 आ जाएगी, 12 आ जाएगी, यहाँ 12 आ जाएगी। आप यहाँ क्या करोगे माइनस कर दोगे 11 को। सो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये तीन चीजें मालूम हो, मान के चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता हो, या आपको मास दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, तो भी आप निकाल सकते हो। मतलब इस रिलेशनशिप पे आप इन तीनों में से कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा निकाल लोगे। यहां मास
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए क्लू दे रहा हूं, जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। सो आई होप इतनी चीजें आने तक समझ में आई होगी। आगे थोड़े से और टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। लिखा हुआ आइसोटॉप्स, क्या लिखा हुआ है? आइसोटॉप्स लिखा हुआ है। क्या होता है आइसोटॉप्स का मतलब? एक बार हम समझ लेते हैं कि आइसोटॉप होता क्या है। देखो टॉप मतलब क्या होता है, देखो तो टॉप पर या टॉप मतलब क्या होता है? पोजीशन से। टॉप से कुछ हमें क्या याद आता है? क्या याद आता है? पोजीशन ध्यान आता है। तो जब हमें टॉप से पोजीशन ध्यान आता है तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है, पोजीशन तो भाई एटॉमिक नंबर भी होता है। यहां लिखा ना आइसोटॉप्स। तो ये जो वर्ड है ना यहाँ पे टॉप, इस पे फोकस करो, इस वर्ड पे फोकस करो। टॉप मतलब क्या? पोजीशन। तो पोजीशन कहां आता है? ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। तो आइसोटॉप का मतलब वो होता है यहाँ पे कि यहाँ एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। ध्यान सुनना, दो एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। यहां लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर क्या होगा? इनका सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। और जो इनका एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा? टॉप से याद रखो पोजीशन, पोजीशन में एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एग्जांपल के लिए बात करते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होता है। देखो एक होता है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म आपको एक चीज बताना भूल गया मैं। देखो किसी भी एलिमेंट को ऐसे दिखाते हैं, ये लिखा एक्स, एक्स मतलब कोई भी एलिमेंट आप ले लेना। अब दो तरीके हैं लिखने के, ऊपर हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास और नीचे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर ए और यहां पर जेड। फॉर एग्जांपल सोडियम लिखते हैं, तो सोडियम लिखेंगे तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। तो यहां भी लिख सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं हम लोग 11 नंबर पे आता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सोडियम Na हो गया, यहाँ पर 11 हो गया और यहाँ पर ये 23 हो गया। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया आपको? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो देखो ऊपर में 1 लिखा है, ये 1 क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? 1 बता रहा है एटॉमिक मास बता रहा है, 1 एटॉमिक मास बता रहा है। तो अगर इस वाले की बात करें, इसको बॉक्स बना देता हूं मैं, डब्बा स्क्वायर। इस वाले की बात करें तो यहां पर देखो 1 है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 1 है। जब दूसरे वाले की बात करते हैं तो यहां पर देखो 2 हो गया है। यहां देखो मैं लिख देता हूं, यहां 2 हो गया है, यहां 2 हो गया है। ये 2 क्या हो गया? एटॉमिक मास चेंज कर गया। तीसरे वाले की बात करते हैं, यहां देखो ये 3 हो गया है, यानी एटॉमिक मास 3 हो गया। लेकिन नीचे देखो 1 1 1, यानी एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास डिफरेंट है। रिप्रेजेंट करने के लिए ड्यूटेरियम को हम लोग डी से डिनोट कर देते हैं, ट्रिटियम को कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। तो ये आपको आइसोटॉप समझ में आ गया होगा। ये रट लेना आप हाइड्रोजन का, ये पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है और ऐसे भी आपको याद होना चाहिए, तो आप रट लेना। अच्छा, अब हम बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार क्या होता है? आइसोटॉप का उल्टा। अगर हम आइसोबार की बात करते हैं, आइसोबार की बात करते हैं तो यहां पर आइसोबार में आप ये ध्यान देना कि यहां जो एटॉमिक नंबर होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और इसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा वो सेम होगा। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे देखो यहां पर आर्गन की बात करते हैं, पोटासियम की बात करते हैं और कैल्शियम की बात करते हैं। पोटासियम नहीं आएगा बीच में, गलत है इसका, पोटासियम नहीं आएगा। आर्गन की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं। तो देखो यहां पर जो है आर्गन देखो 18 नंबर पे आता है, यानी एटॉमिक नंबर कितना है? इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चल रहा है? 18 क्या दे रखा है? ये दे रखा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 18। और इससे क्या पता चलता है? इस वाले में, इस वाले में यहां एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 20। डिफरेंट हो गया, हो गया डिफरेंट। आर्गन का एटॉमिक नंबर हो गया 18, लेकिन यहां सी नहीं यार, कैल्शियम Ca, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 20। एटॉमिक नंबर 18 भी डिफरेंट हो गया, बट इनका मास जरा चेक करो। यहां पर देखो इनका मास देखो 40
40, यानी कि ये इसका 40 ग्राम, ये 40 ग्राम, यानी इसका एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉडल कि कैसा दिखता कैसा है इलेक्ट्रॉन। अभी आपके बुक में छप गया है, आपके एनसीईआरटी बुक में है, आप डिजिटल जमाने में चल रहे हो, 2021 का जमाना है, तो आपके लिए बहुत आसान है जानकारी लेना कि कैसा दिखता है एटम। लेकिन सोचो जब इसके बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को, जब लोग ये जानते ही नहीं थे कि एटम के बाद भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है, तो कितना डिफिकल्ट होता होगा उस जमाने में, जिस जमाने में आज की तरह डिजिटल कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो कल्पना करते थे साइंटिस्ट लोग, सोचते थे कि एटम ऐसा दिखता होगा, एटम वैसा दिखता होगा, एटम ये दिखता होगा। चाय पीते पीते सोच रहे हैं, खाना खाते, दाढ़ी देखा होगा पुराने साइंटिस्टों का कैसे बड़ी है, मतलब बेचारों को लगता था मुझे कि वो लैब से निकल ही नहीं पाते होंगे, बाल उड़ जाते थे अपने आप, दाढ़ी लंबी हो जाती थी, आपने देखा होगा फिगर वगैरह में। तो वो कल्पना करते, सोचते रहते थे, उसी में आ गए कुछ। शुरुआत में आपको बताऊंगा जो आपके साइंटिस्ट है, पहले जो बाबा आए हैं वो बाबा का नाम है थॉमसन बाबा पहले आ गए, तो लिखा होगा थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन बाबा क्या सोच रहे थे उस जमाने में? थॉमसन बाबा सोच रहे थे सबसे पहले कि आइटम दिखता कैसा है। तो थॉमसन बाबा सोच रहे थे, उनको पता नहीं कोई तरबूज देख लिया उन्होंने, तरबूज खा रहे थे एक दिन, तरबूज खाते खाते उन्होंने देखा कि अरे तरबूज के अंदर तो बीज जहां तहां है, काला काला। आपने देखा तरबूज जब आप वाटरमेलन खाते हैं तो उसमें जहां तहां बीज होता है और बाद में उसका फ्रूट होता है, फ्रूट वाला हिस्सा होता है खाने का जो होता है। तो अब वो जब खा रहे थे तो उनको सोच रहा होगा यार लगता है ना आइटम ऐसे ही दिखता होगा। इनके दिमाग में एक चीज थी कि इसके बीच में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहां तक वो पहुंच चुके थे कि जो एटम है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। तो उनके अंदर अगर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी तो बताना पड़ेगा। भाई आप किसी कॉलोनी में जाते हो, सोसाइटी में जाते हो, तो पार्टिकुलर आपके फ्लैट नंबर होता है कि नहीं होता है, इस फ्लैट नंबर में फलाने शर्मा जी रहते हैं, वर्मा जी रहते हैं, जो भी रहते हैं। तो थॉमसन बाबा सोचते सोचते तरबूज खाते खाते उन्होंने वही कंसेप्ट दे दिया, वाटरमेलन का कंसेप्ट दे दिया, वही आपके वहां लिखा होगा, वो मैं आपको थॉमसन का बताऊंगा। लेकिन वो नहीं सफल हो पाया। क्यों सक्सेस हो पाएगा? क्योंकि उससे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने क्लू दिया, तब दूसरे नंबर पे आए उनके कोई बाद में, तब आए रदरफोर्ड बाबा। अब रदरफोर्ड बाबा ने भी बहुत सारी जानकारी दिया, बहुत सारे वो गोल्ड फॉइल लिया, सोने की पत्ती लिया, सोने की पत्ती पे उन्होंने स्कैटरिंग करवाया +4 से, कुछ एक्सपेरिमेंट किया जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया, तब रदरफोर्ड आया। फिर उनमें भी कुछ ना कुछ कमी आ गई। अब उनमें कमी आ गई, तब आ गए बोर बाबा। पर बोर बाबा ने बोर नहीं किया, बोर बाबा ने नॉलेज बहुत बढ़िया दिया। मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए साइंटिस्टों को बाबा बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना, सच में बाबा नहीं है, पता चले तुम पूजा करने लग जाओ, बोर बाबा की जय, नंबर आ जाए, ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो बोर ने आया, बोर ने भी इन चीजों को बताया, तो बोर का जाके फिर सक्सेसफुल हुआ। फिर वहां से जाके सिस्टमेटिक तरीके से वहां से फिर एक स्ट्रक्चर बन पाया आइटम का, वहां से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की पूरी जानकारी मिल पाई। तो इन तीनों साइंटिस्टों के बारे में डिटेल में अभी आपको बताने वाला हूं। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, उसके बाद उसका बताता हूं।